नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, इनके सारे ऑप्शंस और जो पेरिफेरल इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन है, अगली 20 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल में क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्जामिनेशन होना है, बैच 4 बजे से 5:30 बजे तक रहेगा और इसमें मॉक टेस्ट भी रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी रहेगी, रिवीजन भी रहेगा, ग्रामर और लिटरेचर दोनों का रिवीजन रहेगा। क्लास की पीडीएफ डेली ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और ऑडियो भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी ताकि आप रिवीजन उसका कर लो। सो जो भी इंटरेस्टेड हो वो इस नंबर पे मुझे मैसेज करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारी बुक है ओशन ऑफ लिटरेचर, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये अमेजोन पे अवेलेबल है और डायरेक्टली प्रकाश बुक डिपो से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपके शहर में भी ये अवेलेबल है, जो मेजर बुक शॉप्स हैं वहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, उनके एक्सप्लेनेशंस, चारों राइटर्स के बारे में एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन और जो लिटरेरी डिवाइसेस ये टर्म्स होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक आपके लिए कंप्लीट पैकेज की तरह होगी बुक, इसको आप परचेज कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग। क्रॉस ड्रेसिंग को ट्रांसवेस्टाइट भी कहते हैं, ट्रांसवेस्टाइट और क्रॉस ड्रेसिंग। ये एक फेमस डिवाइस थी क्योंकि शेक्सपियर के टाइम में मेल और फीमेल के जो रोल प्ले करते थे वो मेल एक्टर्स ही करते थे, तो उसको ड्रामेटिक डिवाइस बना करके भी प्ले में यूज किया जाता था। शेक्सपियर ने कुछ प्लेज में इसको यूज किया है। किस किस में किया है? एक तो एज यू लाइक इट में किया है। एज यू लाइक इट में अगर आप देखोगे, रोजालिंड गाइज्ड एज गैनीमेड। सिम्बेलिन में अगर आप देखोगे, इमोजेन क्रॉस ड्रेस्ड एज अ शेफर्ड। देन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसमें अगर आप देखोगे तो जूलिया का कैरेक्टर है जूलिया एज अ बॉय। ये फेमस ट्रांसवेस्टाइट्स हैं शेक्सपियर के यहाँ। इसके साथ ही साथ आपको और प्लेज में मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलेगा, पोर्शिया जो लॉयर की तरह आपको डिस्गाइज्ड होते हुए दिखेगी। और इसके बाद में ट्वेल्थ नाइट, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस। ट्वेल्थ नाइट में वॉयला एज सिजेरियो। सो दीज 5 प्लेज आर देयर। द आंसर इज जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में ट्रांसवेस्टाइट का यूज नहीं किया हुआ है। तो अगर आपके 5 प्लेज जो शेक्सपियर ने ट्रांसवेस्टाइट या क्रॉस ड्रेसिंग का यूज किया है, सो वो है एज यू लाइक इट, सिम्बेलिन, जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्पेंसियन स्टैंजा हैज how many lines? 9 lines, 6 lines, 7 lines, 10 lines. So it is primarily has 9 lines. 9 lines, that too having 2 quatrains in iambic pentameter. Iambic pentameter means arrangement of short and long, unstressed and stressed, and in 10 syllables, 5 feet or 10 syllables. So 2 quatrains plus, ये तो 8 lines हो गई। जो लास्ट लाइन है वो कैसी है? Alexandrian. Alexandrian actually is a line of 12 syllables. बाकी सारी लाइन्स में कितने हैं? 10 syllables हैं। और जो लास्ट की 9th लाइन है उसमें कितने? 12 syllables. So it is a line of 12 syllables in iambic meter. इसको आप हेक्सामीटर भी कह सकते हो। हेक्सामीटर में 6 फीट होते हैं, तो 6 फीट और iambic pentameter। और it rhymes with 8th line, जो यहाँ की लास्ट जो 8th लाइन है उससे ये राइम करती है। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है बेसिकली वो क्या है? ए बी ए बी, बी सी बी सी सी। सो 2 क्वार्ट्रेन्स इंटरलिंक्ड हैं बेसिकली। ये इंटरलिंक्ड कैसे हैं? यहाँ से 2 क्वार्ट्रेन्स हुई है, आपस में इंटरलिंक्ड हैं। फर्स्ट लाइन राइम्स विद थर्ड, सेकेंड लाइन राइम्स विद फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड 6th लाइन राइम्स विद 8th लाइन, एंड 8th लाइन राइम्स विद 9th लाइन। ये आपस में तीनों मतलब 2 क्वार्ट्रेन्स प्लस ए सिंगल लाइन, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ये इनका अरेंजमेंट रहता है। स्पेंसियन स्टैंजा एडमंड स्पेंसर के नाम पे ही है। एडमंड स्पेंसर ने इसको फेरी क्वीन में यूज किया था और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने इसको यूज कर लिया, जैसे जेम्स टॉम्सन ने कासल ऑफ इंडोलेंस में यूज किया,
बायरन ने चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज में यूज किया, जॉन कीट्स ने द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में यूज किया, शैले ने एडोनाइस में यूज किया, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में यूज किया, टेनिसन ने लोटस ईटर्स में यूज किया। तो बहुत फेमस स्टैंजा फॉर्म रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएटिक रिदम डिजाइन टू इमिटेट द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच? इज इट स्प्रंग रिदम, टर्जा राइमा, ओटावा राइमा, राइम रॉयल? सो इट इज स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम को जीएम हॉपकिंस ने यूज किया था। स्प्रंग रिदम में एक स्पेशल क्वालिटी क्या है कि इसका सिलेबल की जो लेंथ है वो 1 to 4 सिलेबल। और क्या खास बात है इसमें, इट हैज 1 stressed syllable followed by varying number of unstressed syllable, यानी कि 1 stressed followed by 1 stressed, 1 is unstressed, 1 stressed followed by 2 unstressed, 1 stressed followed by 3 unstressed, so varying number of syllables following 1 stressed। और ये क्या होता है, एक नेचुरल स्पीच जो है उसको इमिटेट करती है। ये जो पैटर्न हुआ वो नेचुरल स्पीच कैसे हुआ? वी मे हैव 1 stressed syllable in our natural speech followed by varying number of unstressed। क्योंकि अगर हम नाप तोल के यूज करेंगे तो वो मैथोडिकल हो जाएगा, वो पोएटिक हो जाएगा, or that is very difficult also. So in our natural speech we may use 1 stressed syllable in our word followed by number of other unstressed syllable। जेम हॉपकिंस ने ये कहाँ पे यूज किया था, इसको कहाँ पे कॉइन किया था? इनफैक्ट ही कॉइंड इट प्रीफेस टू पोम्स में। इनका जो कलेक्शन था उसके प्रीफेस में इन्होंने ये इसको कॉइन किया था, बिकॉज ही वॉज यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्स फॉर्म, सो ही गेव इट डिफरेंट नेम, स्प्रंग रिदम। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही रखनी है कि जो 1 फुट होगा, जो 1 फुट जो होगा उसमें सिंगल सिलेबल से लेकर के 4 सिलेबल्स तक का फुट माना जाएगा। कॉमनली हम जब बात करते हैं तो वो एक या तो वो 2 सिलेबल्स के फुट को मानते हैं या फिर 3 सिलेबल्स को मानते हैं। कॉमनली हम 2 सिलेबल्स के फुट को कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वेरी कर सकता है 1 to 4। एक फुट पे अगर स्ट्रेस है तो वो सिंगल सिलेबल का ही होगा। अगर सिंगल सिलेबल का है तो समझ लीजिए ऐसा रहेगा, स्ट्रेस्ड। और अगर 2 हैं तो एक स्ट्रेस्ड एक अनस्ट्रेस्ड। अगर उसमें 3 है तो वो एक स्ट्रेस्ड और 2 अनस्ट्रेस्ड। अगर 4 हैं इसमें, यहाँ तक ही रहेगा ये। 4 हैं तो एक स्ट्रेस्ड 3 अनस्ट्रेस्ड। तो ये अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल्स हैं इनका नंबर चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन स्ट्रेस्ड जो पहला जो सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड दिस वर्ड? एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नॉट करेक्टली प्रोनाउंस्ड। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है? फाव पा, ऐसा समझ लीजिए, फाव पा। इट इज नॉट फॉक्स पास। अब फाव पा का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या बनेगा? पहली बात तो फॉक्स पा, तो ये जो एक्स वाली साउंड है वो वैसी गलत हो जाती है, जहां जहां पर है वो वैसी गलत हो जाती है। तीनों में ये एक्स वाली साउंड है तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाती है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ये है ही नहीं। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? फाव फ अ ओ, फाव पा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं हर कंपटीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 4-line वर्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 couplets एंड रिटन इन बायोग्राफिकल पोम and is invented by Edmund Clariho Bentley. So verse consisting of only 2 couplets, a poem of 2 couplets, yani 4 lines. So is it copula, calypso, Clariho or Belzoni? So since it was invented by Edmund Clariho Bentley, so it is named after him, Clariho. This is called Clariho. Copula क्या होता है? It is a couplet. It's a kind of couplet or strophe in stanza. Strophe मतलब when the group of singers they are singing a song in chorus with movement. जब मूव करते हुए, ट्राइबल कम्युनिटीज में जो सॉन्ग्स होते हैं बीच में बॉनफायर है उसके चारों तरफ, किस तरह की मूवमेंट रहती है? पहले क्लॉकवाइज रहती है और फिर एंटी क्लॉकवाइज रहती है। सो क्लॉकवाइज स्ट्रोफे, एंटी क्लॉकवाइज एंटी स्ट्रोफे। अगर यहाँ पे बात करोगे या प्रोसोडी में बात करोगे कोपला, तो इट इज सिंपली अ स्टैंजा ऑफ 2 lines of 4 octosyllabic lines। ऑक्टोसिलेबिक कितने हो गए? 8 syllables, line of 8 syllables, स्टैंजा ऑफ 2 lines of 8 syllables। उसको बेसिकली आप
कहते हो, कोपला। कैलिप्सो इट्स अ काइंड ऑफ सॉन्ग, काइंड ऑफ बैलेड और इम्प्रोवाइज्ड सॉन्ग। बेसिकली इट इज इम्प्रोवाइज्ड। इम्प्रोवाइज मतलब कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द नीड्स। Improvised song sung by West Indians on certain occasions, special occasions. This is called calypso. Blazon means catalog verse. It's a catalog verse. Catalog verse basically जो किसी भी कैरेक्टर के बॉडी पार्ट्स को आप डिटेल करते हो कि करके, particularly when a poet details the body parts of a woman. A lover is describing the beauty of his beloved. So how her eyes are, how her hair is, how her cheeks are, how her lips are. So when he details every part of the body of the beloved, उस वर्स को ही ब्लेजन कहते हैं। कैटलॉग वर्स की तरह आप इसको कर सकते हो। डिटेलिंग द पार्ट्स ऑफ अ वुमन्स बॉडी। डिटेलिंग का मतलब यह है प्रेजिंग, बेसिकली अ लवर। व्हेन अ लवर डिटेल्स और अप्रिशिएट्स और प्रेजेस द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ वुमन भी कौन सी है, वो बिलवेड, सो उसको ब्लेजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज जिसको कि आप एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हो। अब रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, बेसिकली एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है? एडजेक्टिव होता है नाउन से पहले, लेकिन जब एक क्लॉज एडजेक्टिव का काम करती है तो वो नाउन के बाद में लगी होती है। सिंगल वर्ड तो नाउन के पहले लग सकता है जो डिस्क्राइब कर रहा है, ये एक फ्रेज भी नाउन के, जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो भी नाउन के आगे लग सकती है, लेकिन क्लॉज नाउन के आगे नहीं लगेगी, वो नाउन के बाद में लगेगी। तो एक तो पोजीशन ये रही, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज किसका काम करती है? क्वालिफायर टू द एंटीसीडेंट। जो एंटीसीडेंट है यानी कि दो क्लॉजेज है, पहली क्लॉज का जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को वो मॉडिफाई करती है या फिर क्वालिफाई करती है, तो वो बीच में भी रखी जा सकती है और क्लॉज के बाद में भी रखी जा सकती है। मेन क्लॉज यानी कि जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज का सब्जेक्ट, उसके बाद में भी रिलेटिव क्लॉज रखी जा सकती है इंसर्ट करके, और फिर वर्ब और फिर अदर वर्ड्स। और मेन क्लॉज है आपकी, उसका ऑब्जेक्ट या जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर वो नाउन है तो उसके बाद में भी ये रिलेटिव क्लॉज रखी जा सकती है इसको, जैसे ये इसको मॉडिफाई करने के लिए। ये पोजीशन जो है वो जक्स्टापोज्ड है, सो इट कैन बी जक्स्टापोज्ड और इट कैन बी इंसर्टेड। अब यहाँ पे देख लीजिए, एम्बेडेड इंसर्टेड इन द मेन क्लॉज, नॉन एम्बेडेड जक्स्टापोज्ड आफ्टर द मेन क्लॉज। तीसरी बात क्या है कि रिलेटिव क्लॉज कैन ऑल्सो क्वालिफाई द एंटायर मेन क्लॉज और इंफॉर्मेशन ऑफ मेन क्लॉज, जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसको भी कर सकती है। अब बात आती है एम्बेडेड और नॉन एम्बेडेड। एक तरीके से तो क्या है कि नॉन इंसर्टेड हो गई, ये एम्बेडेड है, और जो जक्स्टापोज्ड है वो नॉन एम्बेडेड है, तो ये भी बात हुई। चाहे वो आपके इस कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करे या फिर पूरी की पूरी क्लॉज को, जो सेपरेटेड बाय कॉमा, उसको करती है, तो वो जक्स्टापोज्ड आफ्टर द मेन क्लॉज और नॉन एम्बेडेड, ये भी इंफॉर्मेशन ठीक होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। जो रिलेटिव क्लॉज की जो पोजीशन होगी वो दोनों तरीके से, एम्बेडेड, नॉन एम्बेडेड और जक्स्टापोज्ड, एम्बेडेड और जक्स्टापोज्ड दोनों तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स who is an honest man works with me. So James सब्जेक्ट मेन क्लॉज का, हु इज एन ऑनेस्ट मैन, ये आपकी रिलेटिव क्लॉज है और ये किसके लिए? जेम्स के लिए। सो एम्बेडेड है, इंसर्टेड है, और फिर आपने आगे कंटिन्यू की। एक तो ये हुआ, इन्फ्लेशन इज राइजिंग हाई विच इज अ मैटर ऑफ वरी। सो इन्फ्लेशन इज राइजिंग हाई, ये पूरी क्लॉज को, विच किसको कर रहा है? पूरी क्लॉज को, यानी दिस आरसी, दिस रिलेटिव क्लॉज किसको रिफर करती है? पूरी इंफॉर्मेशन को। तो ये नॉन एम्बेडेड है और जक्स्टापोज्ड है, पुट साइड बाय साइड। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स कंपोज द स्टेटमेंट लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स इंस्टिंक्ट which is nothing but complete union satisfies? Who composed this statement? John Milton, William Shakespeare, William Wordsworth, John Galsworthy. The correct answer is John Galsworthy uttered these lines or this line in Saint's Progress, in his play Saint's Progress that was published in 1919। वहां पर ये लाइन उन्होंने बोली, that love of beauty
is really the sex instinct. Sex instinct means instinctive infatuation है, infatuation to the human body. When it is satisfied only in the act of consummation union. So love of beauty, जो aesthetic sense है, aesthetic sense, if it is beauty, so love of beauty, beauty can be the beauty of the beloved, beauty can be the beauty of an object. So when you happen to possess that object, then you feel satisfied. Possession किस तरीके से, when you see a flower or when you are infatuated by the fragrance of a flower, so when you sense it, when you smell it, then you feel satisfied, or when you possess it, then you satisfied. If the beauty is of a human body, beauty of the beloved, when you have the union with that person, only then the instinct, the sex instinct is satisfied. So वो इस लाइन का मतलब यहाँ पे हो सकता है. Next question, which of the following is not one of the Lucy poem? The group of certain poems, particularly group of 5 poems. 5 poems के group को Lucy poems कहते हैं. They were written in Germany when he was in Germany in 1798 to 1799. During this period, he composed these 5 poems to an imaginary woman called Lucy. उनको एड्रेस करती हुई थी. So उसमें कौन कौन सी थी? Strange fits of passion have I known, ये भी थी. A slumber did my spirit seal, ये भी थी. She dwelt among the untrodden ways, एक ये थी. और I travelled among the unknown men, ये भी थी. Lucy Gray was not one of the Lucy poems. Commonly we feel like including particularly this poem in Lucy poems, but interestingly Lucy Gray is not one of Lucy poems. So इसमें ये 5 poems हैं. Strange fits of passion have I known, a slumber did my spirit seal, I travelled among the unknown men, she dwelt among the untrodden ways, 3 years she grew in sun and shower. So these 5 poems are called Lucy poems. Lucy Gray is not one of them. Next question, choose the grammatically correct sentence. One of the sentences is grammatically, so which of them is grammatically correct? The mango was tasty which I bought from the market. अब which I bought from the market, ये एक relative clause है. relative clause किसके आगे होनी चाहिए? noun के आगे होनी चाहिए. तो noun के आगे होनी चाहिए. तो ये तो proximity का जो रूल है वो वायलेट हो, रॉन्ग हो. द मैंगो विच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट वॉज टेस्टी, अगर ऐसा होता तब सही हो जाता. यानी कि इसको यहाँ पे एम्बेड करिए, इंसर्ट करिए, तब तो ये ठीक होगा. आई बॉट ए मैंगो फ्रॉम द मार्केट विच वॉज टेस्टी. सो विच वॉज टेस्टी, अगेन मार्केट के आगे लगा हुआ है, तो रिलेटिव क्लॉज तो इमीडिएट क्वालिफाई करती है. अगर आप ये समझते हो तो मार्केट टेस्टी हो जाएगी. As a matter of fact, what is tasty? Mango. तो ये भी गलत हो गया. The mango which I bought from the market was tasty. Absolutely correct. ये relative clause है और ये इस antecedent के आगे ही qualify रखी हुई है और उसको genuinely qualify करती है. यही आपका सही आंसर है. The mango that I bought from the market was tasty. अब यहाँ पे separation भी हो गया. यहाँ पे separation जब हो जाता है तो फिर non defining clause हो जाती है. अब non defining का मतलब क्या है कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आप कब यूज करते हो? जब पूरी की पूरी क्लॉज को आप रिलेटिव क्लॉज से डिफाइन करते हो तो वो नॉन डिफाइनिंग कहलाई जाती है. जब एंटीसीडेंट को आप डिफाइन करते हो रिलेटिव क्लॉज से तो वो डिफाइनिंग क्लॉज में आती है, जो कि सेपरेट नहीं होती कॉमा से. तो ये कॉमा से सेपरेट कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया. द मैंगो दैट आई बॉट फ्रॉम मार्केट, या तो दोनों को आप क्लॉज, इसको दोनों को सेपरेट करिए, तब भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मानी जा सकती है, लेकिन फिलहाल जिस कंडीशन में है ये रॉन्ग है. सो द करेक्ट आंसर इज द मैंगो विच आई बॉट फ्रॉम मार्केट वॉज टेस्टी. ये किसका एग्जाम्पल है या रिलेटिव क्लॉज? ये एम्बेडेड क्लॉज है और डिफाइनिंग क्लॉज है. एम्बेडेड डिफाइनिंग क्लॉज, एम्बेडेड डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, पूरी क्लॉज का नाम ऐसे रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब गेट अलोंग? गेट अलोंग इज ए फ्रेजल वर्ब. So what does it mean? Become successful in one's life or career, manage with difficulty to live or accomplish something, have a harmonious or friendly relationship, or become involved in a profitable or exciting activity. So it is to have a harmonious and friendly relationship. Get along. ये जो meanings हैं ये भी phrasal verbs की हैं जो भी get से start होती है. Just like first one is the meaning of get ahead जो phrasal verb है वो है to become successful in one's life. Manage with difficulty
get by, and become involved in a profitable or exciting activity is the meaning of get in on. So these four different phrasal verbs have these four different meanings. All these meanings are correct, but they are of different phrasal verbs starting with get ahead, get by, get along, get in on. So that is all for now. Hopefully these sentences and their explanation added something to your existing knowledge. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स आप पूछ सकते हो और ये डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन तक जाए। और अगर आपको रेगुलर क्लास लेनी है तो फिर 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और बुक परचेज करिए ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन हो जाए टीजीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।